पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभिनव हैं, यहाँ फिलॉसफी में पीएचडी कर रहे हैं अभिनव, और बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं उनसे, फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। तो अभिनव, आपकी शुरुआत कैसे होती है जेएनयू तक आने का जो सफ़र है पीएचडी में? देखिए, इंटरमीडिएट के बाद तो एक ये होता है कि आप खुद को क्या बोलते हो और आप घर वालों को क्या बोलते हो। से तो घर वालों को मैंने ये बोला कि मुझे फ़िलॉसफी पढ़नी है, और अचानक से घर में एक बवाल सा आ गया था कि उन्हें लगा कि ये क्या ठीक है। सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ोगे, कुछ और पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो। वो इस बात से कंफर्टेबल थे कि आर्ट्स पढ़ सकते हो, अगर मन है तो बीए कर लो, आर्ट्स में कर लो, आगे जो भी यूपीएससी करना हो, जो भी करना हो। पर फिलॉसफी को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि एक इमेज बना हुआ है फिलॉसफी का, और शायद आगे हम बात करेंगे इस पर, क्यों ये इमेज बना हुआ है कि क्यों लोग इससे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, कि क्या सब्जेक्ट है, एक हवा सा बना हुआ है। पर फिर भी मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि नहीं, फिलॉसफी में ऑनर्स करूंगा, और तब तक भी मैंने उनको बोल दिया था कि यही लेकर ऑप्शनल कर लूंगा, कुछ भी आगे देख लूंगा इसको। तो इस सेंस में मैं फिर आ गया पटना। वो पटना कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है पटना कॉलेज। वहाँ मैंने बीए फिलॉसफी ऑनर्स लिया। टीचर्स मुझे अच्छे मिले वहाँ, ऐसे मिले जिन्होंने पढ़ाया, मतलब जिन्होंने बताया कि फिलॉसफी क्या होती है, किस ढंग से इसे अप्रोच करना चाहिए, किस ढंग से अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, और किस ढंग से इसको रिलेट करना चाहिए कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन से। ये नहीं कि बस आप 2500 साल पहले प्लेटो ने बोल दिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ये वो, और आप बस वो पढ़ के आप खुश हो गए, आपको लगा कि बल्कि उसका क्या इम्पोर्ट हो सकता है आज के समय में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फिलॉसफी को लेकर। बीए ऑनर्स मैंने किया पटना कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से, 3 साल वहाँ। अच्छी बात और एक अनएक्सपेक्टेड बात वहाँ ये रही पटना कॉलेज में, कि वहाँ की लाइब्रेरी शानदार थी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। तो वहाँ मुझे जितने फिलोसफर्स आप देख सकते हो, बर्ट्रैंड रसेल हो गए, पिछले शताब्दी के, खासकर विटगेनस्टाइन हो गए, कार्ल पॉपर हैं, उनकी किताबें अवेलेबल थी। तो मेरे लिए तो एक खजाना मिल गया था। तो आप कि अक्सर ये होता है कि इस तरह के छोटे डिपार्टमेंट्स में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, लाइब्रेरी में आपको वो किताबें नहीं मिल पाती है। कैसे? ठीक है, मिलती भी है तो वो लोकल ऑथर्स की है, जो भी हिंदी में किताबें हैं वो मिलती है। तो मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे किताबें मिली, मुझे टीचर्स भी अच्छे मिले, और जिन्होंने पढ़ाया अच्छे से। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिलॉसफी मैंने ऑनर्स किया। फिर किसी ने बताया कि जेएनयू है एक, ह्यूमैनिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, सोशल साइंस में अगर आगे जाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे टीचर्स मिलेंगे। ऐसे कोई ना कोई फैकल्टी तो नहीं थे जेएनयू से आपके? नहीं, फैकल्टी तो नहीं थे, पर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट में हमारे एक तरुण कुमार है वहाँ, अभी शायद रिटायर किए हैं, प्रिंसिपल भी बने थे पटना कॉलेज के, अभी रिटायर किए हैं। तो वो जेएनयू से थे। बाकी और भी सीनियर्स थे जो जेएनयू का एग्ज़ाम दे रहे थे, जेएनयू के लोगों से टच में थे, और डायरेक्टली जेएनयू के पार्ट तो नहीं रहे थे, मतलब एटलीस्ट उस समय मुझे नहीं पता था कि ये जेएनयू के पार्ट रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जेएनयू, तो जेएनयू का एक चस्का लगे कि नहीं, जेएनयू जाना है, जेएनयू से ही मास्टर्स करनी है। किस ईयर में आप जेएनयू आए? और 2019 की बात है ये, मास्टर्स के लिए। हाँ, मास्टर्स के लिए जुलाई 2019 में मेरा एडमिशन यहाँ हुआ, और तब मैं जेएनयू आया। कितनी मेहनत लगी जेएनयू तक आने में? मतलब आपने 3 साल तो अच्छे से पढ़ा होगा, तो जब आप जेएनयू आते हैं कैसी दुनिया लगती है यहाँ की, शुरुआत की और अभी अभी वाला एक्सपीरियंस भी लेंगे आप? सच बताइए तो मैं जब पहली बार जेएनयू आया, हाँ। और मैं मुझे याद है आज भी, मैं ट्रिपल एस टू के पास घूम रहा था, मेरे कुछ दोस्त भी आए थे साथ में। हाँ। उन्हें लगा कि नहीं, दोस्त का एडमिशन हुआ है, जे वो में चलना है। चलना है, देखना है कैसा है। तो वो दो, एक्चुअली दो लोगों का एडमिशन हुआ था पटना कॉलेज से, मेरा था, मेरा एक और दोस्त था सनी, उसका भी हुआ था। तो हम दोनों थे, और हमारे दो दोस्त थे, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जेएनयू जाना है, दिल्ली जाना है, देखना है क्या है ऐसे। तो हम सब लोग घूम रहे थे वहाँ। सच बताइए तो उस समय मुझे डर सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ या नहीं। बहुत बहुत सही से, ये बहुत बड़ी फीलिंग है और ज़्यादातर बच्चों को आती है। एग्जैक्टली exactly, कि मैं यहाँ बिलोंग कर रहा हूँ या नहीं, मैं प्रोफेसर से कैसे बात कर पाऊंगा, और मतलब क्या मैच कर पाऊंगा मैं यहाँ पे। और ये बच्चे जो हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो मुझे काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। ठीक है, तो वो अलग तरह की एक इनसिक्योरिटी कुछ समय के लिए आ गई थी। पर फिर क्लासेज स्टार्ट हुई, और अच्छी बात यहाँ भी ऐसी रही कि प्रोफेसर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, इंगेजमेंट काफ़ी अच्छा था उनका, कि आपसे बात करते थे, आपको इंकरेज करते थे, क्वेश्चन पूछो। और मुझे लगता है शायद हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा यहाँ पे ये जिन का कल्चर थोड़ा सा है, ये कल्चर है कि मतलब आप बहुत हिरारकी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हायरार्की नहीं है, और प्रोफेसर्स इस बात में इंटरेस्टेड नहीं रहते कि मुझे बस क्लास में जाकर बोलना है। वो ये भी देखते हैं कि आप इंटरेक्शन। आप बताओ आप क्या सोच रहे हो इस पे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं एटलीस्ट क्लास में क्वेश्चंस पूछता था, डिस्कशंस अच्छे हो रहे थे वहाँ। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, मास्टर्स में काफ़ी मज़ा आया। और फिलॉसफी को एक, कि क्या होता है कि बीए में आप जो फिलॉसफी पढ़ते हो तो आप बेसिक्स कवर करते हो, मास्टर्स में आप उसके ऊपर बिल्ड करते हो।
कुछ चीज़ें आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हो, कुछ चीज़ों को आप पीछे साइड रहते हो कि हाँ चलो ये बेसिक था, फाउंडेशन था। अगर आप रिसर्च में जाओगे तो आप फिर उन चीज़ों को वापस जाओगे, पर मास्टर्स में आप उन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हो। तो वहाँ से मास्टर्स की जर्नी शुरू हुई जेएनयू में। तो फिर उसके बाद क्या-क्या ऑप्शंस आप देख रहे थे? फिर पीएचडी में कैसे आपने कहा कि अब चलो आगे पीएचडी की तरफ बढ़ते हैं? बीच में यूपीएससी का भी मन करा होगा आपका? हाँ, यूपीएससी का एक तो ये होता है कि अगर आप जैसे बिहार से आ रहे हो या नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, तो एक डिफ़ॉल्ट करियर ऑप्शन दे दिया जाता है आपको। और पढ़ने में अगर आप ठीक पढ़ने में आप ठीक-ठाक है तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप यूपीएससी तो आप करोगे ही, इट्स लाइक कि कुछ भी शुरू करने से पहले ये तो कर ही लो, ये के बाद कर ही लो। ये इस तो ऐसा नहीं होगा, आज भी मेरे पटना कॉलेज के कुछ प्रोफेसर से बात होती है, वो कहते हैं अभिनव ठीक है, अच्छा कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, पर एक अटेम्प्ट तो दे देना। सेम मेरे साथ भी। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है कि मैंने यूपीएससी क्यों छोड़ा, उसके बाद मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि आपको करना था। मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। एग्ज़ैक्टली हाँ, एक मतलब एक ये अच्छा ऑप्शन के तौर पर से हमेशा देखा जा रहा है खासकर कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको ट्राई करना को चाहिए। ट्राई वो करना ट्रैप चाहिए। से कैसे बच पाए? कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि मेरा खुद का मन उचट गया था थोड़ा उससे। जी, भी थोड़ा एकेडमिया में ज़्यादा मन लग गया था। नहीं, मैं यहाँ एक ज़रूर ऐड करूँगा एक बात कि जेएनयू आने से पहले मैंने ये मन बना लिया था कि मुझे अब आगे हायर एजुकेशन में ही जाना है, मास्टर्स करनी है और आगे जो भी होगा पीएचडी करूँगा, यूपीएससी तो नहीं करूँगा। घर वालों का यही डर था। जो फिलॉसफी में मना कर रहे थे वो यही वाला डर थी, यही डर था। और यही चेंज आया मुझे फिलॉसफी पढ़ने के एग्ज़ैक्टली 1 डेढ़ साल के बाद। घर वाले थोड़े स्मार्ट तो होते हैं, उनको पता लग गया था तो गलत रास्ता ले रहा है। चल क्या रहा है यहाँ पे? तो ये से मास्टर्स करा जैसे आपने, मास्टर्स के बाद तो कितने लोग का बैच रहा होगा आपका यहाँ? यहाँ मास्टर्स में एक छोटा बैच है हमारा, मतलब फिलॉसफी सेंटर ऑफ फिलॉसफी में 30 लोगों का वो एडमिशन लेते हैं मास्टर्स में। और उन 30 लोगों का ही अच्छा सा ग्रुप था हमारा, अच्छे दोस्त। भी सिक्रेटिव ही रहता फिलॉसफी डिपार्टमेंट, कहीं बाहर ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, अपने में चुपके से पढ़ाई कर ले रहे हैं। फिलॉसफी वही एलिगेशन तो यहाँ लगाया जा रहा है कि क्योंकि लेकिन फिर वही है कि छोटा सा डिपार्टमेंट है, 7-8 प्रोफेसर है, मास्टर्स में भी छोटा बैच आता है। पर अच्छा था वो एक्सपीरियंस काफ़ी, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एक जो डिस्कशन वाला यहाँ कल्चर है कि आप दूसरे सेंटर्स के भी टॉक्स में जाते हो, वहाँ भी इंटरेक्ट करते हो, इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर जो होता है, दूसरे सेंटर के स्टूडेंट आप यहाँ के कोर्स लेते हैं। जैसे यहाँ भी फिलॉसफी में मैंने देखा इकोनॉमिक्स के लोग कोर्स ले रहे थे। एक हमारा बहुत ही पॉपुलर कोर्स था फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस का, इसमें मेरा अभी पीएचडी रिसर्च भी है। मेरा भी वो फेवरेट टॉपिक ही है। थॉमस कुन और जितने ये वो लिखाल वो उन पे हम लोग सीरीज बनाएंगे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उन चीज़ों को उतना डीप बता पाए। जबकि वो पढ़ने के बाद जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, जो खुद को बहुत अच्छा साबित कर पाओ, वो थोड़े से वर्ड डॉट होता है, ये जो हायरार्की बनी हुई है दो कल्चर की, साइंस और इवेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत, लेकिन वो टफ भी है, मतलब इतना आसान नहीं है वो। हाँ, क्योंकि वहाँ एक ये बात हो जाती है ना कि आपको साइंस में भी काफ़ी अच्छा होना होता है और फिलॉसफी में भी अच्छा हो। और फिर उसका पॉलिटिक्स भी समझना है, उस एग्जैक्टली डिबेट का चल क्या रहा है। हाँ, तो एक बार आपने मास्टर्स यहाँ से कर लिया, उसके बाद आपने पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए क्या करा? बीच में आपने जेआरएफ भी दिया होगा। हाँ, मैंने जेआरएफ दिया था। जेआरएफ मैंने दिया था सितंबर 2020 में। कोविड का टाइम चल रहा था। मैंने फॉर्म, आपको याद होगा उस समय फॉर्म अगर सितंबर का या जून का बैच जो होता है, जून मिक्स कर दिया था क्या? हाँ, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कोविड के लॉकडाउन की वजह से। तो फॉर्म तो मैंने फरवरी मार्च में ही डाल दिया था, पर उस समय उसके बाद लॉकडाउन हो गया और ये अनसर्टेनिटी थी कि एग्ज़ाम कब होंगे। और फाइनली एग्ज़ाम हुआ सितंबर 2020 में। तो मैंने उसी समय एग्ज़ाम दिया था जेआरएफ का और संजोग से जेआरएफ निकल भी गया। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये भी अच्छा है, अब इसके बाद आगे पीएचडी करेंगे। फिर उसके बाद मैं आ गया वापस। जनवरी 2021 की बात है, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर आया। मेरा फोर्थ सेमेस्टर हमारा यहाँ था। अच्छे कोर्सेज थे वहाँ। फिर फिलॉसफी में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी वो कोर्स था, पर्सनल आइडेंटिटी पे कोर्स था, मल्टीकल्चरलिज्म पे कोर्स था। तो कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं यहाँ फिलॉसफी में और अच्छा लगता है कि आप उन चीज़ों को पढ़ के आपको मतलब एक अच्छा आइडिया मिल जाता है फिलॉसफी का। नॉलेज को लेके लव होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है फेस पे। एग्जैक्टली हाँ, वो लोग पूछते हैं कि जैसे मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि कितना आप अर्न करते हैं इन चीज़ों से। इन बहुत बार लगता है कि खुशी के लिए सिर्फ पैसा, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ इट। हाँ, तो वो भी एक खुशी होती है उन चीज़ों के लिए। तो आपने जब पीएचडी में एडमिशन लिया होगा तो आपने कुछ प्रपोजल बनाए होंगे, उसके लिए मेहनत करी होगी। तो एक तो मास्टर्स में आने का एहसास है कि पटना कॉलेज से आप यहाँ आए, वो एक खुशी है, आपके दोस्तों की बड़ी मेहनत है, सबका ये है कि यार होना चाहिए, होना चाहिए। पीएचडी के लिए आपने कितनी मेहनत करी यहाँ पे? एक हमारा मास्टर्स में कोर्स होता है जिसे हम प्रोजेक्ट पेपर कहते हैं। ठीक है, वहाँ आपको एक डिसर्टेशन आर्टिकल टाइप का लिखना होता है। अलग अलग सेंटर्स में यहाँ अलग अलग अप्रोच लिया जाता है। जैसे कुछ सेंटर्स में मैंने सुना है कि आपको
एक लंबा आर्टिकल लिखना होता है, 50-60 पेज तक भी जाना होता है। हमारे सेंटर में वैसा नहीं है, आपको एक नॉर्मल सा जर्नल आर्टिकल टाइप का लिखना होता है, 25-30 पेज का एक प्रोजेक्ट पेपर। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो एक फाउंडेशन बना रिसर्च का, ठीक है, कि आप मतलब किसी एक टॉपिक पर आप कितना पढ़ सकते हो, कितना लिटरेचर पढ़ सकते हो, और फिर उस पे आप अपने आर्गुमेंट किस तरह बना सकते हो, किस तरह आप अपने ओपिनियन बना सकते हो। तो वहाँ से एक हमारा फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स था प्रोजेक्ट पेपर, उसमें मैंने एक टॉपिक लिया था, शायद आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, स्ट्रक्चर और एजेंसी का एक डिबेट है, जो सोशल साइंस में भी है, सोशोलॉजी में भी है, और फिलॉसफी में तो है ही है। तो इस पर मैंने काम किया था, मैंने ह्यूमन एजेंसी को देखने की कोशिश की थी कि किस तरह स्ट्रक्चरल जो भी हमारे समाज में चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ह्यूमन एजेंसी कैसे काम करती है। तो इस पर मैंने प्रोजेक्ट पेपर लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था। हमारे चेयरपर्सन उस समय हुआ करते थे प्रोफेसर भगत वेनम, उनके गाइडेंस में मैंने लिखा था। तो वो एक फाउंडेशन बना रिसर्च का। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब आगे पीएचडी करनी है, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ते रहा, ठीक है। ये लगा कि इस टॉपिक को बाद में देखूंगा, तो मैंने पीएचडी प्रपोजल एक सोशल आइडेंटिटी पे बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर एजेंसी का क्वेश्चन है, तो एजेंसी, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है। बूम हो रहा है, तो किस तरह हम एजेंसी और आइडेंटिटी के क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि, तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जब भी हम ह्यूमन एजेंसी की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एजेंसी है, ठीक है, हम, लेकिन हमारे, हाँ, हम कुछ हैं, लेकिन हमारे पास सोशल आइडेंटिटीज भी है। इसको शास्त्र कहता है कि यू आर थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड, तो उसी तरह से वी आर थ्रोन इनटू ऑल दी सोशल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास कितनी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, या कितनी चॉइस है। तो इसको लेकर मैंने प्रपोजल बनाया था, एथिक्स ऑफ सोशल, और इसमें एक अच्छी किताब आती है आइडेंटिटी के ऊपर, मुझे वो किताब काफ़ी पसंद है, मैं नाम बता दूंगा आपको ताकि जो भी व्यूअर्स हैं, देखिए हैं, उन्हें भी इसके बारे में पता चले। तो एक अफ्रीकन अमेरिकन फिलोसफर है, क्वामे एंथनी एपिया, उनकी एक किताब आती है एथिक्स ऑफ आइडेंटिटी करके, ठीक है, एथिक्स ऑफ आइडेंटिटी। तो उन्होंने काफ़ी लिबरल ट्रेडिशन को लेकर, फिर वो ट्रेडिशन कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी का क्वेश्चन कहाँ से आता है, कि यही जो क्वेश्चन है कि आपके पास इन तमाम सोशल फोर्सेस के बीच में आपके पास कितनी फ्रीडम है, फ्रीडम है। कितनी इंडिविजुअलिटी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने उस क्वेश्चन बुक में देखा है, उसको उन्होंने नाम दिया एथिक्स ऑफ आइडेंटिटी, कि एथिकल क्वेश्चन और ये सोशल आइडेंटिटी के क्वेश्चन, एजेंसी का क्वेश्चन कहाँ से, आप इन सारी चीज़ों को। तो इस पर मैंने पीएचडी प्रपोजल बनाया, फिर पीएचडी के एग्जाम्स हुए, पीएचडी के इंटरव्यू हुए, और मेरा फर्स्ट रैंक आया था वहाँ। और तो इस ढंग से फिर मेरा एडमिशन हो गया। फिर हमारे एक सुपरवाइजर हैं अभी, वो भास्कर जीत नियोग सर, अच्छा, उनके अंदर मैं काम कर रहा हूँ पीएचडी में। तो ये कितना अच्छा लगता होगा इन चीज़ों को डीप देखना। बहुत बार जो टीवी में डिबेट्स चल रही होती हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, इन चीज़ों को लेके, तो उनको सुन के हंसी आती है, कैसा लगता है, मतलब जब आप उतना ऊपर लेवल की डिबेट्स देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ आइडेंटिटी पर, एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं आपके पॉइंट समझ रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम जो इस तरह के डिबेट्स देखते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि इस तरह से ये बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ों को उस ढंग से क्यों नहीं देख रहे हैं जिस ढंग से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से बड़े बड़े राइटर्स। जिस ढंग से बड़े बड़े राइटर्स ने जिस तरह से उसे देखा है, आइडेंटिटी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जिस ढंग से आप उस डिबेट्स में देखते हैं, पॉपुलर डिबेट्स में जो देख रहे हैं, टीवी के डिबेट्स में, खासकर इंडियन टेलीविजन के डिबेट्स में जो आप देखते हैं, उस ढंग से तो अप्रोच नहीं करना चाहिए। पर मेरा अप्रोच वहाँ ये भी रहता है कि मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो इस ढंग से क्यों आइडेंटिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए पॉलिटिक्स किस ढंग से काम कर रही है। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि एज ए सोशल साइंटिस्ट अक्सर ये होता है कि बस हम जज कर लेते हैं, ठीक है, हम लेबल लगा देते हैं कि हाँ चलो ये ऐसा है, ऐसा ही है, जबकि हमारा काम होना चाहिए कि हम उस सवाल समय समझें कि व्हाई दे आर डूइंग दिस, ठीक है। कि अगर वो कर रहे हो, अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन क्या है, ठीक है, उनकी रीजनिंग क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे। और क्या जो उनके गोल हैं वो करते हुए पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, शायद हमारे गोल में उनके गोल में फ़र्क भी हो सकता है। काफ़ी काफ़ी तो जैसे जो लोग भी पीएचडी प्रपोजल बनाते हैं फिलोसफी के, ये सारी चीज़ें, उसमें क्या बेसिक्स उनको ध्यान रखनी चाहिए? काफ़ी जूनियर्स भी मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी ये सवाल पूछते रहते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो, फिलॉसफी में अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी है, सोशल फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स। फिलॉसफी के तीन जो बेसिक एरियाज है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, जिसको हम थ्योरी ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं, स्टडी ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं। एक्जियोलॉजी के दो पार्ट हो जाते हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स नॉर्मली, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लो कि आपका किस एरिया में इंटरेस्ट जा रहा है,
ठीक है, आप नॉलेज पर काम करना चाहते हो तो आप एपिस्टेमोलॉजी में काम कर सकते हो। आप मेटाफिजिक्स अगर आपको जैसे लग रहा है, जैसे एक समय में मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो था, मुझे लगता था कि यार ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, ठीक है, और मैं काफ़ी पढ़ता था उस पर, तो ये मेटाफिजिक्स का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि मेरा किस एरिया में एक ब्रॉड इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, ब्रॉड इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अगर आप करना चाहोगे तो पहला स्टेप तो ये है कि आप एक एरिया क्लियर करो अपने माइंड में कि मुझे इस एरिया में काम करना है। मेटाफिजिक्स मुझे अच्छा लगता है, एथिक्स मुझे अच्छा लग रहा है, पॉलिटिकल फिलोसफी मुझे अच्छी लग रही है। और फिर उस एरिया के आप कुछ इंट्रोडक्टरी बुक्स पढ़ो, ठीक है, कि जिससे आपको ये पता चले कि बेसिक थीम्स क्या है इसमें, ठीक है। जैसे मेटाफिजिक्स में कॉजालिटी एक थीम होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल एक थीम है, डिटर्मिनिज्म का एक डिबेट है, फ्रीडम ऑफ विल और डिटर्मिनिज्म का एक डिबेट है, एक्सटेंस ऑफ गॉड हो गया, ठीक है। फिर उसी में एक सोशल मेटाफिजिक्स में हम ग्रुप्स और कलेक्टिव्स की भी बात करते हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी कुछ बुक्स पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे ये थीम पे काम करना है, इस एरिया में काम करना है, ठीक है। एथिक्स में काम करना है तो एथिक्स में कुछ किताबें आप देख लो। और अक्सर ये होता है कि अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स फिलोसफी में किया है तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि मेटाफिजिक्स में इन चीज़ों को ही पढ़ते हैं, एथिक्स में ये सारे क्वेश्चंस, ये क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी कोर्सेज कर रही होते हैं, सारी चीज़ें हो गई रहती है कि आप एरिया डिसाइड कर लो, कुछ बेसिक थीम्स देख लो। उसके बाद आपको कुछ उस पर जर्नल आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं ताकि आपको ये पता चले कि इस पर डिबेट्स क्या चल रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स क्या चल रहे हैं, वो डिबेट्स में आर्गुमेंट्स क्या चल रहे हैं, जिससे आपको ये भी पता चले कि इस पर क्या लिटरेचर है, क्या गैप है, कहाँ मैं आ सकता हूँ, यहाँ कहाँ मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो ये 3 स्टेप जो है, पहले एरिया डिसाइड करना, फिर लिटरेचर डिसाइड करना, फिर लिटरेचर में भी 2 पार्ट, एक इंट्रोडक्टरी कुछ किताबें पढ़ लो, कुछ उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी जो डिबेट्स चल रहे हैं जर्नल आर्टिकल्स के तौर पर उसको आप पढ़ लेते हो, तो मुझे लगता है एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा बिल्कुल। कि इस टॉपिक पर मैं काम कर सकता हूँ और इसमें ये स्कोप है, इसमें ये लिटरेचर गैप है और इसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब ये कहने में बड़ा आसान लगता है, जब आप बैठेंगे ये करने तो काफ़ी मुश्किल होता है काफ़ी मुश्किल, हाँ, कि एग्जैक्टली। और मुझे ये लगता है कि वहाँ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वहाँ एंजाइटी होती रहती है कि कुछ मिल पाएगा या नहीं, या एक जो जैसे ये काफ़ी मन में आते रहता है कि मैं जिस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग इस पर काफ़ी बोल चुके हैं। तो वहाँ आपको बस ये समझना होगा, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आप पढ़ो, आप देखो कि हाँ ये इस चीज़ पे मतलब और इमेजिन कम करना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मैं सोच के करूँगा, नहीं, जो प्रोसेस है आपको पढ़ते-पढ़ते ही पता लगेगा। एग्जैक्टली, हाँ, आपको मतलब वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करना होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। एक बार लोगों ने जैसे प्रपोज़ल बना लिया, एक प्रपोज़ल वाला तो हम अलग से वीडियो लाएँगे जहाँ पे प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंटरव्यू में कैसे टैकल कर रहा है, मतलब आपका कैसे था और इन जनरल कैसे टैकल करना चाहिए? जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको है, तो वो क्रैक करने का तरीका कौन-सा? इंटरव्यू को लेकर मैंने एक ही अप्रोच अपनाया था, क्योंकि मैंने सीनियर से बात की थी, काफ़ी सारे सीनियर से, तो उनका ये कहना था कि इंटरव्यू में जो तुम प्रपोजल बना रहे हो, जिस आइडिया को लेकर जा रहे हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट आइडिया ओनली, यू फोकस ऑन दैट आइडिया। तो मेरा अप्रोच बस ये था कि जो प्रपोजल मैंने बनाया था एथिक्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी को लेकर, उस पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन प्रोबेबल वो क्वेश्चन कि ओके यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल आइडेंटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल आइडेंटिटी। तो अक्सर ये इंटरव्यू में ये होता है ना कि फंबल कर जाते फंबल कर जाते हैं हमारे मन में, अगर वो क्वेश्चंस पहले से दिमाग में नहीं रहते हैं, एंटिसिपेट अगर आप नहीं करते हो पहले से कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये नहीं बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल आइडेंटिटी, तो इस पर आपको एक जवाब हैं, नहीं होना। होना चाहिए। तो जैसे आपने ये प्लान कर लिया, आपसे सवाल पूछे गए, कुछ सरप्राइजिंग था वहाँ पे? कुछ कुछ क्वेश्चन सरप्राइजिंग थे, और सरप्राइजिंग ये था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल गया था। हाँ, तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं जा रहा था कि इतना लंबा चलेगा, और ठीक है, देखिए ना, 25-26 मिनट 25-26 मिनट बहुत होते हैं क्योंकि भीड़ होती है। काफ़ी भीड़ होती है। और काफ़ी मॉर्निंग में मेरा उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली नाम से लिस्ट बनाया था, तो मेरा पहला या दूसरे नंबर पे इनाम था। तो मॉर्निंग सेशन में काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला, और अच्छी बात ये थी कि एक अच्छा डिस्कशन हुआ। वो इंटरेस्ट ले रहे थे, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा ये टॉपिक है तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या हुआ है। और अगेन 2-3 चीज़ों का ही बस आपको ध्यान रखना होता है। बेसिक क्वेश्चंस आप देख लो कि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप बात कर रहे हो। लिटरेचर में आप देख लो कि क्या ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है। और तीसरा है कि आप क्या करोगे
अगर इन तीन चीज़ों को आपकी क्लैरिटी रहती है तो मुझे लगता है आप और इंटरव्यू में बहुत बार qualify है। फैकल्टी जो होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको चेक भी करते हैं। मतलब आपने प्रपोजल दे दिया, प्रपोजल ठीक है, थोड़ी बहुत उनको पता होता है कि इसमें मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि हम लोग कोर्स वर्क करेंगे फिर इंप्रूव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एज ए पर्सन भी वो आपको चेक करते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में जाने में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन के बाद कैसा एहसास था? मतलब जब आप सिलेक्ट होते हैं फिर ज्वाइन करते हैं, तो जो मास्टर्स से पीएचडी में जाने का एक फ़र्क है, मतलब खुद को देखने का, अभी सोशल आइडेंटिटीज़ की हम बातें कर रहे थे। तो मास्टर्स का स्टूडेंट होना एक आइडेंटिटी है, एक अलग है, पीएचडी का स्टूडेंट होना एक आइडेंटिटी है। वो जो ट्रांजिशन है उसके बारे में बताइए। एक ओवरवेलमिंग फीलिंग तो थी, हाँ। क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि आपको शायद याद होगा हमारे बैच से मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन हुए थे, हाँ क्या एमफिल। एमफिल हटा दिया गया था। तो एक वो जो एक पॉसिबल एक्सपीरियंस हो सकता था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस 2 साल का, कि जहाँ आप रिसर्च करके आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता, वो हमें नहीं मिला था। मास्टर्स में प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था, तो एक आइडिया था कि रिसर्च ऐसे होता है, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से किया जाता है, सारी चीज़ें। तो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग तो थी कि यार आप पीएचडी में आ गए हैं, आप डॉक्टरल स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब आपको रिसर्च करना होगा। तो अक्सर दोस्तों से भी ये बात होती थी कि यार बहुत अलग लेवल की मेहनत अब करनी होगी, अब वो मास्टर्स वाले फेज से बाहर निकलना होगा कि बस ठीक है क्लास जा रहे हैं, क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, फिर आप वापस आ जा रहे हो, ठीक है। तो एक ये तो था कि एक अलग फीलिंग आ गई थी कि आपको मतलब थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लेना खुद होगा, को थोड़ा ज़्यादा सीरियस। को ज़्यादा सीरियस लेना होगा, टॉपिक को लेकर ज़्यादा सीरियस होना होगा, सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा सीरियस होना होगा। लेकिन फिर ये भी था कि इंजॉय भी करना है, क्योंकि जेआरएफ भी है, हाँ फिनेंशियल फ्रीडम भी है फिर इसे, एग्जैक्टली। और पढ़ने का भी है, एक टॉपिक पे जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें करते हैं। तो कैसा लाइफ रहता है यहाँ पे? जैसे यूजुअली आप कितने घंटे पढ़ते हैं जब फ्री रहते हैं, या कैसे आप प्लान करते हैं पीएचडी लाइफ? देखिए एक बेसिक रूटीन तो हमारा ये रहता है कि ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बीतता है या फिर दोस्तों के साथ बीतता है। और तो बेसिक रूटीन यही रहता है कि आप मैं नॉर्मली लाइब्रेरी जाता हूँ, पढ़ाई वहीं होती है। फिर मतलब नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ 5-6 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाए। और पीएचडी में मैंने ये भी देखा है कि अक्सर ये होता है कि आप पीएचडी के टॉपिक को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। पीएचडी पे आप लिखते हैं, लिख पढ़ते बहुत सारी से वो सारी चीज़ें जो कि गलत नहीं है, आपको एक चीज़ें। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू के लिए आपको अच्छी चीज़ें हैं, डाइवर्स रीडिंग करनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि कुछ समय आप डेली अगर आप 2-3 घंटे भी पीएचडी को दे रहे हो, अपने टॉपिक को दे रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो मेरा भी अप्रोच यही रहता है रूटीन को लेकर कि आप अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कुछ समय पीएचडी के टॉपिक को दूँ, उस पर पढूँ या लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है। और बाकी टाइम मैं और चीज़ों को पढ़ने को देता हूँ, या दोस्त वगैरह है जो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उनको लेकर ही रहता है। मतलब एज ए कंप्लीट ह्यूमन आप जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप कंप्लीट तौर पे नहीं एंजॉय करेंगे तो फिर कुछ ब्लॉक्स आ जाता है लिखने के लिए, पढ़ने में। जो लोग फिलोसफी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए किताबें कैसे सजेस्ट करेंगे आप? तो फिलॉसफी में आप देखो अलग अलग डिस्टिंक्शंस है। एक डिस्टिंक्शन जैसा आपने बताया इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी का, जो कि ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन है कि वेस्टर्न फिलॉसफी मतलब जो वेस्ट में जो डेवलप हुआ, जनरेट हुआ, बातें हुई, उसे हम वेस्टर्न फिलॉसफी का नाम दे देते हैं। इंडियन फिलॉसफी जो इंडिया में फिलॉसफी की बातें हुई है, उसे हम इंडियन फिलॉसफी का नाम दे देते हैं। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं सजेस्ट करूँगा कुछ आप हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी पढ़ लो। जैसे बर्टन रसेल की एक फेमस किताब आती है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, हाँ मोटी सी किताब है, 900 रुपये की किताब आती है, ठीक है। पर हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में स्पेशली और भी किताबें हैं। और फेडरिक कॉपलस्टन की एक सीरीज आती थी, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई है, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बर्टन रसेल, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में। एक अच्छी किताब जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो है स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, विल ड्यूरंट की। अच्छा इंट्रोडक्शन थोड़ी देती है। फनी है ना? हाँ थोड़ी फनी सी किताब है। और अच्छी बात यह है कि इन किताबों की, क्योंकि अक्सर फिलॉसफी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। सबसे एक बड़ा इशू है। हाँ उन्हें लगता है कि यार ये फिलोसफर पता नहीं क्या बातें, किस दुनिया के पीछे दुनिया बातें कर रहा है, कहाँ से ये समझ पाऊंगा, ठीक है। और उन्हें लगता है ये प्रॉब्लम आती है। तो इन किताबों के साथ अच्छी बात ये है कि इन्होंने फिलॉसफी को लोकेट किया है कल्चर में। जैसे उन्होंने ये बताया है कि पहले डायरेक्ट फिलॉसफी की बात नहीं की, उन्होंने उन्होंने फिलॉसफर की बात की है। और उन्होंने ये बताया है कि वो फिलॉसफर का
कल्चर ये था, वो इन चीज़ों से डील कर कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, टेक्स्ट इन सवालों का जो निकल के आए जो, हाँ, फिर वो जो सवाल आए हैं फिर उन पे उन्होंने जो डिस्कशन। रिस्पॉन्ड दिया है। जैसे नीत्शे ने क्यों मोरालिटी की बात की, क्योंकि उस समय चर्च और क्रिश्चियनिटी और सोसाइटी को लेकर एक अलग टेंशन चल रहा था, तो उन्हें ये लगा कि यार ये क्या है, अगर क्रिश्चियनिटी नहीं इम्पोर्टेंट रहेगी तो फिर मोरालिटी कहाँ से इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर उन्होंने एक जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी की बात की। तो आप जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी नीत्शे की तभी समझ पाएंगे जब आप समझ पाएंगे कि उनके टेंशन्स क्या थे, कॉन्टेक्स्ट क्या था। किसी भी थिंकर को पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है। तरीका ये रहता है। हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी पर कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हो, हिस्टोरी ऑफ फिलोसफी पढ़ सकते हो, और बर्टन रसेल की कुछ किताबें पढ़ सकते हो। बर्टन रसेल की और भी किताबें हैं जिन्होंने उन्होंने लिखा है फिलोसफी के ऊपर। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी एक बहुत ही वाइडली रेफर्ड बुक है, छोटी सी किताब आती है, शायद 80-100 पेजेस की ये किताब होगी, ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंट्रोडक्शन इससे आपको फिलोसफी का मिल जाता है, स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी का, कि आप किस ढंग से इसे अप्रोच कर सकते हैं। थॉमस नैगल एक फिलोसफर है, उनकी कुछ किताबें अच्छी किताबें हैं। साइमन ब्लैकबर्न है एक, उनकी भी कुछ अच्छी किताबें, थिंक करके एक किताब आती है। तो ये सारी इंट्रोडक्टरी किताबें हैं जिनसे आप फिलोसफी को अप्रोच कर सकते हो। आपको बेसिक पिक्चर मिल जाएगा कि फिलोसफी है क्या, इसके क्वेश्चंस क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी साइंस से किस तरह अलग है, नेचुरल ओवरव्यू मिल जाएगा। ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इंडियन में कौन? इंडियन फिलोसफी में, एक तो इंडियन फिलोसफी को लेकर आप दो अप्रोच कर सकते हो। एक नॉर्मल अप्रोच ये है कि आप कुछ बेसिक किताबें पढ़ लो, जैसे CD शर्मा की एक किताब आती है, क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी। दत्ता एन चैटर्जी है जो काफ़ी फेमस रहे हैं, UPSC एक्सपीरियंस में भी काफ़ी फेमस ये रहे हैं, ठीक है। और एक हिरियना की किताब मैंने पढ़ी थी, आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो ये 2-3 किताबें आप पढ़ सकते हो इंडियन फिलोसफी के बेसिक अप्रोच को समझने के लिए। एक दूसरा अप्रोच आप ये भी ले सकते हो, इन किताबों को पढ़ने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है इंडियन फिलोसफी में ज़्यादा, इंडियन फिलोसफी के अलग अलग स्कूल्स हैं, ठीक है, जैसे सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है। इन सारे फिलोसफी के कुछ बेसिक्स बुक हैं, जैसे बेसिक टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे सांख्य में सांख्यकारिका हो, ठीक है, वेदांत में आप शंकर की कुछ किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इन बेसिक किताबों को आप पढ़ लेते हो, ठीक है, जो उनके जो फंडामेंटल टेक्स्ट या फाउंडेशनल टेक्स्ट जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो या तो आप एक जनरल बुक्स पढ़ लो कुछ इंडियन फिलोसफी पर, जिससे आपको एक, अगेन, एक ओवरव्यू मिल जाए। दूसरा है कि अगर आप ओवरव्यू लेने के बाद आपको लग रहा है कि ये वाला नहीं, हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज, तो आपको उसके कुछ फाउंडेशनल टेक्स्ट को और ये जितनी किताबें बताई गई हैं इनमें से अगर आधी किताबें भी आपने पढ़ ली तो आपके पास खुद इतने सवाल होंगे काफी कि आप खुद जाके सर्च करोगे कि अब इसको कैसे निपटना है। हाँ, दर्शन के साथ सबसे अच्छी बात भी है, सबसे बुरी बात भी है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए भूखा छोड़ देते हैं कि आप अगर उस एरिया में घुसते हैं तो कभी आप उस स्टेज में नहीं होंगे कि नहीं आज मैं बहुत खुश हूँ, आपके पास हमेशा सवाल होंगे। मतलब इसीलिए लोग डरते भी हैं इस जोन में बहुत इंटर करने से, काफी ज्यादा। काफ़ी ज़्यादा। तो ये बातें थी अभिनव के साथ जो हमने दर्शन के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर करी, PhD के बारे में। उनके साथ हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं जहाँ पे हम फिलॉसफी को नए तरीके से, काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेम करके उन सवालों को लेने वाले हैं, और जो विल डूरेंट का स्टाइल है कनेक्ट वाला, वैसे वाले हम करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहिए। आपका काम है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।